हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। सबसे पहले इस करंट अफेयर्स वीडियो में देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चंस क्या क्या हैं। तो कौन सा इंडियन सिटी है जो दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी घोषित किया गया है एयर पॉल्यूशन के मामले में। एक रिपोर्ट आई है, लेटेस्ट वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। इस पर डिटेल चर्चा करेंगे। भारत की क्या पोजीशन है, दिल्ली की क्या पोजीशन है और सबसे प्रदूषित शहर भारत का या दुनिया का कौन सा है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025, इसके बारे में पूरा पता होगा आपको। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी चर्चा करेंगे। वन तारा का उद्घाटन किसने किया है? पशु बचाव और संरक्षण पुनर्वास केंद्र है। तो किस देश से, किन किन देशों से जानवर वहाँ पर मंगाए गए हैं, रखे गए हैं, वो भी चर्चा करेंगे। किस भारतीय को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया गया है? पहली बार एक सर्वेक्षण हुआ है भारतीय नदियों के में जो जितनी डॉल्फिन है उन सब का। तो टोटल कितनी डॉल्फिन है भारत में नदियों में और किस राज्य में कितनी है, ये भी चर्चा करेंगे। दिल्ली सरकार ने किस योजना के तहत महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह देने का फैसला किया है? ऑस्ट्रिया के नए चांसलर कौन बन गए हैं? और भी कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं, सब चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। और हाँ, आपको बताऊं कि शार्प लर्निंग ऐप पर 70% तक का डिस्काउंट चल रहा है अलग अलग कोर्सेज में, मेंबरशिप प्लान में भी, तो ज्वाइन कर सकते हैं। होली ऑफर चल रहा है वो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है शार्प लर्निंग ऐप का, यहाँ कोर्सेज चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन होगा, आईक्यू एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा भारतीय शहर दुनिया का सबसे वायु प्रदूषित शहर है, सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूटेड सिटी है? आंसर होगा बर्निहाट। इस रिपोर्ट का नाम क्या है? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024। किसने जारी की है रिपोर्ट? तो आईक्यू एयर है, एक स्विस एजेंसी है स्विट्जरलैंड की, उसने जारी किया है। और आपको बताऊं कि दुनिया के 20 जो सबसे पॉल्यूटेड सिटी हैं एयर पॉल्यूटेड, उनमें 13 भारतीय शहर हैं और इनमें नंबर 1 स्थान है बर्निहाट का। 20 में 13 भारतीय शहर हैं, सेकंड पर दूसरे हैं। लेकिन अगर हम बाकी बात करेंगे तो फिर जो 20 में 13 जो है वो दिल्ली, मुल्लापुर पंजाब का, फरीदाबाद हरियाणा का, लोनी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का शहर है, गुरुग्राम हरियाणा का, गंगानगर राजस्थान का, ग्रेटर नोएडा यूपी का, भिवाड़ी हरियाणा का, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का, हनुमानगढ़ राजस्थान का और नोएडा उत्तर प्रदेश का। ये सब शहर हैं जो बहुत ही प्रदूषित शहर हैं। अब सवाल ये होगा कि बर्निहाट जो ये शहर है, यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रदूषण क्यों है और क्या स्थिति है? सबसे पहले तो पॉल्यूशन की स्थिति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर PM 2.5 यानी पार्टिकुलर मैटर 2.5 जो प्रदूषण है, जो कण है, उसका औसत सालाना 198.2 पाया गया है। जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, उसकी अनुशंसा के अनुसार PM 2.5 का जो वार्षिक औसत है वो 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। और कितना है ये? 198.2। आखिर क्यों है ये? देखिए, ये जो शहर है ना बर्निहाट, वो मेघालय के सीमा के पास है और यहाँ जो प्रदूषण के मुख्य कारण हैं वो स्थानीय कारखाने हैं, जैसे शराब बनाने वाली भट्टियाँ हैं, लोहा इस्पात संयंत्र है। तो उन सब में प्रदूषण को लेकर काम बहुत ज़्यादा नहीं किया जा रहा है और नतीजा है कि बहुत ही पॉल्यूटेड, दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड शहर घोषित है। अच्छा, इससे पहले 2023 में बेगूसराय था, लेकिन अब 24 में बर्निहाट है। ओके, अगर हम भारत की बात करेंगे, दुनिया में अगर देशों की बात करेंगे तो ये देखिए, भारत दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश है, जबकि 2023 में तीसरे स्थान पर था, मतलब थोड़ा सा खिसका है। सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूटेड कंट्री है वो चाड है, उसके बाद है बांग्लादेश सेकंड पर, थर्ड पर पाकिस्तान है, फोर्थ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, फिफ्थ पे इंडिया है, सिक्स पे ताजिकिस्तान है, सेवन्थ पे नेपाल, एट्थ पे युगांडा, नाइन्थ पे रवांडा और 10th पर बुरुंडी है। ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर डिटेल और बात करेंगे। प्रश्न होगा यहाँ, आईक्यू एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के मुताबिक वैश्विक स्तर पर, नहीं ग्लोबल स्तर पर, सबसे प्रदूषित राजधानी शहर इनमें से कौन है? आंसर क्या होगा? न्यू दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी की अगर बात करेंगे, राजधानी शहर की बात करेंगे। ठीक है, टॉप 10 जो प्रदूषित राजधानी शहर है उसका आंकड़ा यहाँ पर दे रहा हूँ मैं। नंबर 1 पर न्यू दिल्ली राजधानी शहर है, ठीक है।
दूसरे स्थान पर चाड का की राजधानी है एनजामेना। थर्ड स्थान है ढाका, बांग्लादेश की राजधानी। फोर्थ स्थान है किनशासा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की राजधानी है। फिर फिफ्थ स्थान है इस्लामाबाद, पाकिस्तान का। सिक्स्थ है दुशांबे, ताजिकिस्तान की राजधानी। फिर है हनोई, वियतनाम की राजधानी। फिर काठमांडू, नेपाल की राजधानी। अबुजा, नाइजीरिया की राजधानी। और फिर है जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी। ठीक है, तो ये जो प्रश्न हमने लिया ना न्यू दिल्ली का, तो न्यू दिल्ली का एक और मैं चीज़ बताऊं, अगर सिर्फ न्यू दिल्ली का देखें, न्यू दिल्ली का एक एरिया है, तो उसका वहाँ पर जो PM 2.5 जो है ना पार्टिकुलर मैटर, उसकी जो स्थिति है 91.8 रही है पूरे साल की। होना कितना चाहिए? 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये इतना है। लेकिन अगर हम देखेंगे पूरी दिल्ली की बात करेंगे अगर ना, तो पूरी दिल्ली में ये 2024 में 108.3 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर ये मापा गया है। इतना ज़्यादा दिल्ली में वायु प्रदूषण बद से बदतर होता जा रहा है। पूरे साल दिल्ली प्रदूषण से जूझती रहती है, जो सर्दी में मौसम की परिस्थिति में तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। वाहनों में जो धुएं निकलते हैं उससे धान की पराली जला जाती है, पटाखे और भी कई सारे प्रदूषण के कारण हैं। पूरे भारत की अगर स्थिति देखें तो देखिए, भारत में 2024 में PM 2.5 के जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, वो 7% की गिरावट देखी गई है। उसी वजह से पूरे भारत की स्थिति 3 से 5 पे आ गई है। अच्छी बात है। पहले औसत 50, इस बार जो औसत आया है 50.6 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर आया है। उससे पहले 54.4 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर थी, ये थी 2023 में। अभी 2024 में ये देख रहे हैं आप, ओके। लेकिन इसके बावजूद दुनिया के जो 20 सबसे प्रदूषित शहर हैं उनमें 13 भारत में है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि कुल मिलाकर 35% भारतीय शहरों में का जो वार्षिक एनुअल जो PM 2.5 स्तर है, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सीमा 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से 10 गुना ज़्यादा है। 10 गुना ज़्यादा मतलब एवरेज में 50 देखने को मिल रहा है। और इसका नतीजा क्या है? इसका नतीजा है कि गंभीर स्वास्थ्य खतरा बना हुआ है आम लोगों पर। और इसकी वजह से जो जीवन प्रत्याशा है, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो 5.2 ईयर कम हो रही है। मतलब अगर कोई 80 साल जी सकता है तो मात्र 74.8 ईयर ही जी पा रहा है। ठीक है, एक लैंसेट में रिपोर्ट आई थी पिछले साल 2024 में, मैंने द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट से ये प्राप्त किया है। तो उसके अनुसार 2009 से 2019 तक भारत में हर साल लगभग 15 लाख मौतें संभावित रूप से PM 2.5 जो प्रदूषण है उसकी वजह से होता है। अब इतनी चर्चा कर ली हमने PM 2.5 की, होता क्या है आखिर? PM का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर पार्टिकुलर मैटर। इसका मतलब हुआ कि 2.5 माइक्रोन से छोटे वायु प्रदूषण कण जो कि फेफड़े और हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें प्रवेश कर सकते हैं, और इससे सांस लेने की समस्या बढ़ जाती है, हार्ट डिजीज, यहाँ तक कि कैंसर के खतरे भी होते हैं। और इसका स्रोत क्या है? वाहनों का धुआं है, औद्योगिक उत्सर्जन है, लकड़ी, फसल का कचरे का जलाना, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो आजकल एनवायरनमेंट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सब मैंने बताया। इसका PDF भी अवेलेबल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना। वैसे शार्प लर्निंग ऐप पर फ्री कोर्सेज में जाएंगे तो डेली का PDF वहाँ फ्री में मिलता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, और हाँ, पसंद आए तो लाइक बटन दबाइए। प्रश्न होगा, भारत ने किसे हराकर ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब अपने नाम किया? आंसर होगा न्यूजीलैंड। सबको पता होगा ये, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्रिकेट के दीवाने हैं। तो 9 मार्च को रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने खिताब जीता, और भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया, और भारत ने तीसरी बार ICC चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की है। ओके, ये रहा फोटोग्राफ। अगला क्वेश्चन लेंगे, ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड किसे मिला? आंसर होगा रोहित शर्मा को मिला है। उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जीतने में। 84 गेंद में 76 रन की पारी खेली, और इसी वजह से उनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। जबकि अगर बात हो टूर्नामेंट ऑफ द मतलब प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात हो तो सचिन रविंद्रन को मिला। ठीक है,
तो ये आयोजन जो है ना वो फाइनल वाला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुआ था। 19 फरवरी को शुरू हुआ था और आखिरी मैच फाइनल 9 मार्च को ये हुआ है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में फाइनल हुआ और ये संस्करण 9वां था। न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सेंटनर और भारत के कप्तान रोहित शर्मा थे। ठीक है, और पिछले सालों में ये शुरुआत जो हुई थी ना वो हुई थी 1998 में चैंपियंस ट्रॉफी की, और ये सारे विजेता हैं। भारत 3 बार जीत चुका है, 2025, 2013 और 2002 में भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से विजेता घोषित हुए थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बारबाडोस सरकार ने किस भारतीय को ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस ये अवार्ड दिया है मार्च 2025 में? किन्हें दिया है? आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। ठीक है, और उनकी तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये अवार्ड स्वीकार किया किसने? विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने 6 मार्च को ये प्राप्त किया है। ठीक है, तो बारबाडोस की जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिया अमोर मोटले, उन्होंने ये अवार्ड दी जाने की घोषणा की थी काफ़ी पहले, और ये अब अवार्ड जो है ना वो दिया गया। क्यों दिया गया अवार्ड? कोविड-19 के दौरान जो महामारी हुई थी कोविड-19 की, तो उस समय जो भारत ने सहायता की थी उसके लिए ये अवार्ड दिया गया। एक बार बारबाडोस की ओर चलते हैं, एक बार मैप में देखते हैं। ये तो रहा अपना प्यारा भारत, और अब चलते हैं कहाँ? अटलांटिक महासागर के क्षेत्र में। एक द्वीपीय देश है ये, और देखेंगे हम इस तरफ ये अटलांटिक महासागर हो गया, तो यहाँ पर ये एक देश है। ठीक है, ये कैरेबियन सागर से सटा हुआ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इसको कैरेबियन कंट्री के रूप में भी माना जाता है। ठीक है, और ये वेस्ट इंडीज़ के लेसर एंटीलीज क्षेत्र का एक हिस्सा है। ओके, कई सारे द्वीप हैं इसमें, और इसकी राजधानी जो है ना उसका नाम है ब्रिज टाउन। प्राइम मिनिस्टर है मिया अमोर मोटले। मुद्रा यहाँ पर बारबेडियन डॉलर चलती है। पड़ोसी देश की बात करेंगे, द्वीपीय देश है लेकिन अलग अलग द्वीपीय देश हैं, जैसे सेंट लूसिया है यहाँ इसके पास में, सेंट विंसेंट है, ग्रेनेडाइंस है, त्रिनिदाद और टोबैगो है, ये सारे देश में। अगला क्वेश्चन, रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी CGDA का कार्यभार किसने संभाला? आंसर का मयंक शर्मा ने। ठीक है, और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, और ये रहा फोटोग्राफ इनका मयंक शर्मा का। ठीक है, वो भारतीय रक्षा लेखा सेवा यानी IDAS उसके 1989 बैच के अधिकारी हैं। ये क्या होता है पद? रक्षा लेखा महानियंत्रक। ये इसका पूरा नाम जो कंट्रोलर, अंग्रेजी में कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स होता है, और ये भारत के जो डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत काम करता है, और इसका मुख्य काम डिफेंस मिनिस्ट्री का बजट, जो खर्चे हैं, इसके अलावा जो रिकॉर्ड है इसके, पेंशन वितरण है, इन सब का मैनेजमेंट करना है, फाइनेंशियल ऑडिट करना, इंस्पेक्शन करना, ये सब काम है इसका, और उसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार की रिपोर्ट पॉपुलेशन स्टेटस ऑफ रिवर डॉल्फिन्स इन इंडिया 2024, उसके अनुसार भारतीय नदियों में कितनी डॉल्फिन है? टोटल संख्या आप बताइए कितनी है? आंसर होगा 6327। ठीक है, आपको याद रहना चाहिए कितना है। द हिंदू में रिपोर्ट देख रहे हैं आप, 6327, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, और डॉल्फिन की संख्या का पता लगाने के लिए पहला सर्वेक्षण हुआ है, और इसके रिपोर्ट का नाम क्या है देख लीजिए आप, पॉपुलेशन स्टेटस ऑफ रिवर डॉल्फिन इन इंडिया 2024। ओके, अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस रिपोर्ट को जारी किया है, अभी मार्च में ही जारी किया है। ठीक है, डॉल्फिन की संख्या का पता लगाने के लिए कब से कब तक सर्वेक्षण हुए थे? तो 2021 से 2023 तक सर्वेक्षण हुए थे। किन नदी घाटियों या सहायक नदियों में ये सर्वेक्षण किया गया? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों के और उसके सहायक नदियों के 8406 किलोमीटर लंबे हिस्से में, और व्यास नदी के 101 किलोमीटर हिस्से में ये पूरा देखा गया। ठीक है, अगर उसको मैप के ज़रिए भी देखेंगे तो और डिटेल समझ लेंगे आप चीज़ों को। ठीक है, ये देखिए, ये वाला जो इलाका देख रहे हैं आप, ये मैप में हमने समझाने के लिए दिया है, ये वाला। ठीक है, भारत का जो हिस्सा है उसमें देखिए आपकी है, आप गंगा और उसकी सहायक नदियों में
जैसे गंगा हो गई, उसके अलावा जो उसकी सहायक नदियाँ हो गई तमाम, वो सब आप देख रहे हैं। ये जो सर्वेक्षण है वो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उन सब में गंगा और उसकी सहायक नदियों में हुआ। और फिर ब्रह्मपुत्र नदी के क्षेत्र में भी किया गया। उसमें उसकी जो सहायक नदियां हैं जैसे सुबनसिरी, कुलसी, बेकी वगैरह वगैरह, उन सब में। और व्यास नदी जो पंजाब में है तो वहाँ पर भी ये किया गया। 28 नदियों का सर्वेक्षण नाव से किया गया और 30 का सड़क मार्ग से इसका मानचित्रण किया गया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से अलग अलग स्पॉट वहाँ पर देखा गया। कैसे देखा गया, कैसे सर्च किया गया, ये भी हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। ठीक है, तो ये डॉल्फिन है। डॉल्फिन क्या है? ये मछली नहीं है बल्कि एक जलीय स्तनपायी है जो कि हवा में सांस लेती है। ओके, और उसका शरीर मजबूत होता है, आगे का हिस्सा नुकीला होता है जो आप देख रहे हैं, तेजी से पानी में तैर सकती है। उसके पास एक लंबी नाक चोंच की तरह होती है। ठीक है, फिन होता है, पूंछ होती है जो तैरने में मदद करती है। ओके, और आगे और इसके बारे में बताएंगे, लेकिन एक प्रश्न ले लेते हैं हम। क्वेश्चन होगा, रिपोर्ट पॉपुलेशन स्टेटस ऑफ रिवर डॉल्फिन इन इंडिया 2024 के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा डॉल्फिन है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो डॉल्फिन है उसकी संख्या है 2397। पूरा आंकड़ा मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये देखिए अलग अलग राज्यों का आंकड़ा। ओके, जैसे उत्तर प्रदेश है, कितना है? 2397। बिहार में कितनी डॉल्फिन है? 2220। झारखंड में 162। राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करेंगे संयुक्त रूप से बताया गया है 95। पश्चिम बंगाल में 815। ओके, असम में 635 और पंजाब में 3। ओके, तो इतनी डॉल्फिन पाई गई हैं अलग अलग राज्यों की नदियों में। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की बात करें। अब कैसे ये सब देखा गया? देखिए, आमतौर पे ना डॉल्फिन जो है वो अपारदर्शी पानी में रहती है। केवल कुछ समय के लिए ही सतह पर आती है जब उसको ज़रूरत होती है, और ऐसे में उसकी संख्या का अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी इस रिपोर्ट के अनुसार डॉल्फिन जो है ना 1.26 सेकंड के लिए सतह पर आती है और फिर 107 सेकंड के लिए गोता लगाती है। तो यही टाइम था जो पता लगाना। लेकिन इसमें कई सारी गलतियां भी हो सकती हैं कि कभी डॉल्फिन सतह पर नहीं आई, या जब आई तो उस वक्त नज़र नहीं रख पाए। ठीक है, कैसे गिनती होती है? एक तो दृश्यों के जरिए कि कैसे मतलब वो जो नज़र आ गई फोटोग्राफ ले लिया गया। ठीक है, और दूसरा है ध्वनि के जरिए, जो वो आवाज़ निकालती है उसके ज़रिए। डॉल्फिन की आवाज़ होती है जिसको क्लिक कहा जाता है। ठीक है, आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए पानी के नीचे माइक्रोफोन, जिसको हाइड्रोफोन कहते हैं, उसको लगाया जाता है। देखिए, डॉल्फिन है वो अंधी होती है, देखना मुश्किल होता है, तो वो पानी में नेविगेट करने के लिए क्लिक ध्वनि निकालती है। जैसे रडार सिस्टम जो काम करता है ना, समझिए इसमें रडार सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है, तो वो उससे क्या है ध्वनि निकालती है, फिर जो टकरा के वापस आती है ध्वनि, उससे उसको पता चल जाता है कि सामने क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से ये डॉल्फिन का पता लगाया गया, पूरे आंकड़े जो है ना वो लिए गए, देखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वो मिल जाएगा शार्प लर्निंग ऐप पर। वहाँ फ्री पीडीएफ या फ्री करंट अफेयर्स का एक है, आपको मिल जाएगा, वहाँ पर देख लेंगे कोर्सेज में, फ्री कोर्सेज में। तो वहाँ फ्री में डेली के करंट अफेयर्स का पीडीएफ अवेलेबल रहता है, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, और अगर आप करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो अभी छूट चल रही है, 70% तक का डिस्काउंट चल रहा है मेंबरशिप प्लान में। 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है, एक ISPCS मेंबरशिप प्लान है और दूसरा बेसिक मेंबरशिप प्लान है। उसके ज़रिए आपके करंट अफेयर्स की तैयारी हो जाती है। उसमें आपको पिछले 2 सालों के कंटेंट मिलते हैं और अगले 1 साल तक अपडेट मिलता है, वीडियो, PDF, टेस्ट, ये सब कुछ, और टेस्ट सीरीज़ पूरा वो सब मिलता है। और ये PDF होते हैं ना, वो कई तरीके के होते हैं, जैसे 1 लाइनर, MCQ नोट्स होता है जो आपके लिए बहुत लाभदायक है। तो देखिएगा ज़रूर,
शार्प लर्निंग ऐप है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन होगा, दिल्ली सरकार ने किस योजना के तहत गरीब परिवार की महिलाओं को हर माह 2,500 रुपये देने का फैसला किया? आंसर होगा समृद्धि योजना। क्या है? समृद्धि योजना। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब था? 8 मार्च को। तो उसी दिन ये समृद्धि योजना को लॉन्च किया गया और इस योजना को लागू करने के लिए 5,100 करोड़ रुपए का बजट भी बनाया गया है कि यहाँ खर्चा किया जाएगा। और ये बीपीएल जो गरीब महिलाएं हैं उनको ये राहत दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई पहले से सरकारी सहायता प्राप्त कर रहा है तो उनको नहीं मिलेगा। और अनुमान ये है कि करीब 20 लाख महिलाओं को इस योजना का फ़ायदा मिलना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है ना, उन्होंने इसके बारे में ऐलान किया कि ये मिलेगा महिलाओं को, और उनको मिलेगा जिनकी जो आय है ना, पारिवारिक आय, वो 3 लाख से ज़्यादा न हो। दिल्ली के निवासी रहना जरूरी है, ठीक है, टैक्स ना भरता हो वो, उसकी उम्र 18 से 60 वर्ष हो, सरकारी पद पर ना हो। ओके, तो ये सब चीज़ें। अगला क्वेश्चन, देश की पहली महिला विधि सचिव का नाम बताएं। फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी, यानी लॉ मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी। आंसर होगा अंजू राठी राणा। ठीक है, तो अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई है मार्च में, और ये भारतीय विधि सेवा अधिकारी हैं। नई तैनाती से पहले वो लॉ मिनिस्ट्री में जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रही थी, और उससे पहले 18 साल तक दिल्ली सरकार में सरकारी वकील के रूप में भी काम किया है उन्होंने। तो उनका काम जो है ना, वो सरकार को कानूनी और संवैधानिक मामलों में परामर्श देना होगा, और जो लॉ मिनिस्ट्री है उसका पूरा एक तरह से संचालन ही सचिव के तौर पर देखना होता है। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रिया के नए चांसलर कौन बने हैं? क्या नाम है? नाम है इनका क्रिश्चियन स्टॉकर। तो उन्होंने मार्च में पदभार ग्रहण कर लिया है। ठीक है, और भारत और ऑस्ट्रिया के संबंध काफ़ी पुराने हैं, 1949 से बने हुए हैं। ओके, और अब ये बन गए हैं नए चांसलर, और ये रहा फोटोग्राफ इनका। ठीक है, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, अगर एक बार मैप के जरिए चलते हैं, ऑस्ट्रिया को देखते हैं, ये रहा अपना प्यारा भारत, और अब चलेंगे हम लोग यूरोप की ओर। ठीक है, ये पूरा जो ना यूरोप है, इसमें ये वाला जो हिस्सा है ना, इधर वाला, ये रेड कलर में, ये तो स्विट्जरलैंड है। यहाँ वाला जो हिस्सा है ये ऑस्ट्रिया है। हम बात ऑस्ट्रेलिया की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं क्या? ऑस्ट्रिया की कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो देश है ये ऑस्ट्रिया, ये लैंड लॉक्ड देश है। लैंड लॉक्ड किसको कहते हैं? जो चारों तरफ से दूसरे देशों की सीमा से बंधा हुआ हो, और समुद्र में जाने के लिए उसको किसी न किसी दूसरे देश की ज़मीन से होकर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर वान डेर बेलेन। हालांकि चांसलर ही प्रमुख होते हैं, जो चांसलर अब नए बन गए हैं। चांसलर का क्या नाम है? मैंने अभी बताया, क्रिश्चियन स्टॉकर। ओके, राजधानी है यहाँ की ऑस्ट्रिया की वियना। मुद्रा यहाँ पर यूरो चलती है। आबादी करीब 91 लाख से। पड़ोसी देशों की बात करेंगे, स्विट्जरलैंड है, ठीक है, जर्मनी है, एक छोटा सा देश भी है लिंकेस्टन, जर्मनी, इसके अलावा चेक गणराज्य है, स्लोवाकिया, हंगरी, स्लोवेनिया और इटली है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स यानी GTI 2025 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश टॉप पर है? यानी आतंकवाद से प्रभावित देशों की बात हो रही है। आंसर का बुर्किना फासो। ओके, और ये न्यूज़ देख रहे हैं कि पाकिस्तान सेकंड पोजीशन पर है, नंबर 1 पर बुर्किना फासो है। रिपोर्ट है, नाम है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, और इसको किसने जारी किया है? IEP ने जारी किया है, मतलब कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसने जारी किया है। रिपोर्ट में कितने देशों का जिक्र है? तो 163 देशों का जिक्र है, और इसमें आतंकवादी घटनाओं, हताहत लोगों, घायलों, बंधकों की संख्या, इन सब का मूल्यांकन किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित है बुर्किना फासो है, नंबर 1 पर, सेकंड पर पाकिस्तान, थर्ड पर सीरिया, फोर्थ पर माली, फिफ्थ पर नाइजर, सिक्स पर नाइजीरिया, सेवन्थ पर सोमालिया, एट्थ पर इजराइल, नाइन्थ पर अफगानिस्तान, और 10th पर है कैमरून। ठीक है, तो ये है टॉप 10 जो देश हैं, उन सब की पूरी लिस्ट ये रही। ठीक है, बुर्किना फासो, एक बार मैप के ज़रिए भी चलते हैं, वो अफ्रीकी देश है। ये रहा प्यारा भारत अपना, और अब चलते हैं अफ्रीका की ओर। ठीक है, ये है विशालकाय अफ्रीका, और यहीं पर इस जगह पर बुर्किना फासो
एक देश है, ठीक है, ये वाला जो कंट्री है, लैंड लॉक्ड कंट्री है ये। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए ऑपरेशन हिफाजत शुरू किया? आंसर होगा पंजाब में सरकार ने ये शुरू किया है। 6 मार्च को इसको लॉन्च किया गया और उद्देश्य यही है कि जो हिंसा से पीड़ित महिलाएं हैं उनको तुरंत सहायता पहुंचाई जाए, अगर कोई खतरा है उस समय भी तुरंत मदद पहुंचाई जाए, ठीक है। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 8 मार्च को। और इस बार की थीम क्या है? सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता, सशक्तिकरण। ओके, फॉर ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स राइट्स, इक्वलिटी और एम्पावरमेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 मार्च को मनाया जाता है। UNGA के द्वारा घोषित है, यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा। अगला क्वेश्चन, CISF का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 10 मार्च को। CISF मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। अगला क्वेश्चन लेंगे, मार्च 2025 में गुजरात के जामनगर में पशु बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र वन तारा का उद्घाटन किसने किया? आंसर होगा नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। और ये न्यूज़ भी देख रहे हैं मेरे बगल में, द हिंदू में। उद्घाटन के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी और तमाम उनके परिवार, वो सब मौजूद था। तो वन तारा क्या है? वन तारा जो ना रिलायंस इंडस्ट्री और रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा मिलकर स्थापित एक जानवरों के लिए संरक्षण और पुनर्वास केंद्र है। गुजरात के जामनगर में जो रिलायंस की रिफाइनरी है उसी कॉम्प्लेक्स में स्थित है। 2000 से अधिक प्रजातियां वहां पर हैं। दुनिया भर से लाए गए 1.5 लाख से अधिक लुप्तप्राय और संकटग्रस्त जानवर वहां पर रखे गए हैं। दक्षिण अफ्रीका से बड़े पैमाने पर चीता लाए गए हैं वहां पर, और भी कई तरह के जानवर जो फोटोग्राफ देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साथ में है वो, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और यहाँ पर बताया जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा चीता संरक्षण परियोजना भी है। तो मार्च 2025 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और PDF ले लेना आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से या शार्प लर्निंग ऐप से। और मेंबरशिप प्लान पे होली ऑफर चल रहा है, 70% डिस्काउंट चल रहा है। ग्रुप डी मात्र 210 रुपये में मिल रहा है, ज्वाइन कर सकते हैं आप। पूरा कोर्स तैयारी कराई जा रही है, क्लासेस शुरू हो चुके हैं। अगर आपको तैयारी करनी है शानदार ढंग से तो ज्वाइन कर सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। 71 BPSC का GS फाउंडेशन बैच चल रहा है 4, वो भी महत्वपूर्ण है। UP PCS का भी बैच चल रहा है। शार्प लर्निंग ऐप है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, आपके काम आएगा। ओके, बाय।